झटका है ये योगी सरकार के लिए, लेकिन प्रियंका सिर्फ राजनीति ही होगी ना आगे इस मामले में। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं जो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है उसके लिए सभी को बधाई देना चाहूंगी। और इस बधाई में एक बात और कहना चाहूंगी, आज सिर्फ ना अपनी बहनों का बल्कि देश की हर एक बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी हर एक भाई की होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा त्योहार है जो हमें एक सीख देता है कि जिस तरह से महिला अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको कम करने के लिए एक सोच बदलने की जरूरत है। रही बात समीर जी की, तो समीर जी यहाँ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई अन्याय किया है, कोई भी किसी तरह का घोटाला किया है, किसी तरीके से उन्होंने संविधान पर हमला करने का प्रयास किया है, जो ये लगातार करते चले आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने चालाकी से ये कह दिया कि हमने ओबीसी को जो है आरक्षण दिया है, परंतु ओबीसी का जो आरक्षण जो संविधान के हिसाब से जो आरक्षण के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए था, वो 27 की जगह 3.8% मिला। यही सिर्फ ओबीसी के साथ नहीं, क्योंकि ओबीसी प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों से अपने आप को ओबीसी कहते आ रहे हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसीओं के साथ में जो है ये घोटाला किया गया। हकीकत यह है कि लगातार 4.5 साल से ये बच्चे जाड़ा गर्मी बरसात पूरी तरीके से सड़कों पे इको गार्डन में डंडे और लाठी खाते हुए नजर आए। महिलाएं भी सड़कों पर खींचती और घसीटती हुई नजर आई, पर जरा भी किसी को रहम नहीं आया। आज ये सरकार में बैठे लोग न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पर तब कहां थे जब ये लोग सड़कों पर घसीटे जा रहे थे, इनके ऊपर डंडे और लाठियां बरसाए जा रहे थे। सामाजिक न्याय की आज बात करने वाले सत्ता के साथ बैठे रहे और सत्ता के साथ में बैठकर अत्याचार होने दिया। हकीकत यह है कि आज सिर्फ यही नहीं मुद्दा है। इस मुद्दे के दूसरे दिन देखिए किस तरह से केंद्र सरकार एक लैटरल एंट्री की व्यवस्था करती है, जिसमें 42 पोस्ट वो निकालती है, जो मतलब सबसे बड़ी देश के सर्वोच्च पद की नौकरियां हैं, और उसमें भी लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर वो एंट्री करती है, तो समीर जी यहाँ बैठकर मुझे बता दें कि वो किस तरह से वहां पर आरक्षण की व्यवस्था करेगी, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी और साथ में ईडब्ल्यूएस के जो छात्र होते हैं, क्या उनको कोई भी व्यवस्था दी जाएगी आरक्षण की, और नहीं दी जाएगी तो मेरा सवाल, लेकिन ये व्यवस्था 2018 से चली आ रही है ना, तब से लेकर अब तक तो आपने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई नहीं। हाँ, लोकसभा चुनाव में जरूर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, उस वर्ग का आपको साथ अच्छा मिला, तो आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना फिर। जी, लगातार आप देखिए किस तरह से संविधान विरोधी ये सरकार लगातार आरक्षण पर हमला करती चली जा रही है। सरकारी नौकरियों का पहले तो कम कर देना, आज भी 9 से 10 लाख पद सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, पर उसको नहीं भरना और फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरना। और ये जो अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है, जिसमें हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इनका जो एक संविधान विरोधी चेहरा है, आरक्षण विरोधी चेहरा है, उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। उसके बाद भी ये सरकार बैठकर यहाँ आंकड़ों की बाजीगरी घुमाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि किस तरह से एक संविधान के विरोध करने के बावजूद भी यहाँ बैठकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। आज तो इन्होंने पूरे देश से, पूरे ओबीसी समाज से, एससी एसटी समाज से, ईडब्ल्यूएस समाज से माफी मांगनी हो जाता है ना प्रियंका गुप्ता की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ कौन रहा है? क्योंकि आप सवाल उठाते हैं तो बीजेपी आपसे पूछती है भाई सामाजिक न्याय के खिलाफ ही तो आपके खिलाफ ही तो सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी ना। तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आपके खिलाफ ही तो उठकर तैयार हुई थी ये पार्टी, इनका जन्म हुआ था। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछती हूँ, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई होना कोई गलत बात नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना गलत नहीं है, परंतु सिर्फ एक टारगेट करके कि किस तरह से हम सरकारी नौकरियां खत्म कर दें, किस तरह से एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जिसमें हर एक की भागीदारी, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित है, उसको भी खत्म करने का काम अगर सरकार करेगी तो चुप कैसे बैठेगा कोई? और ये काम इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। ठीक है मोहम्मद तारिक साहब, आज सवाल उठता है कि बाकी ईमानदारी से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ कौन रहा है?